चाचा चौधरी और कैटिस और बैटिस। एक दिन रास्ते में। चाचा जी बचाओ। अरे रुल्दू, अपनी लाल कमीज उतार फेंको, सांड लाल रंग से बौखला उठता है। रुल्दू दौड़ते दौड़ते अपनी कमीज को उतारता है। चाचा चौधरी ठीक कहता है, अगर मैंने ये कमीज ना उतारी तो ये पागल सांड मुझे रुई की तरह धूम कर रख देगा। हैं? और रुल्दू ने अपनी कमीज उतार कर फेंक दी। ये लो, मैंने कमीज उतार दी। और देखो, वो सांड भी शांत हो गया। ये कमीज मुझे दे जाओ, नहीं तो वो फिर तुम्हें मारने दौड़ेगा। मंगल ग्रह के दो वैज्ञानिक बैटिस और कैक्टिस पृथ्वी पर आए हुए हैं। बैटिस, अगर हम इस बड़े आदमी को मंगल ग्रह पर ले जाएं हैं और अपने लोगों को इसी की तरह लंबा चौड़ा बनाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग काम अधिक करते हैं। लेकिन मेरी नजर उस पास बैठे छोटे आदमी के दिमाग के आर पार जा रही है। वह छोटा आदमी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का गैर होशियार लगता है। ठीक है, हम दोनों को ले चलते हैं। हम अपनी जनता को उस बड़े जैसा ताकतवर शरीर देंगे और छोटे जैसा तीक्ष्ण दिमाग। एटम किरणों से साबू और चाचा चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साबू, छूटने के लिए ताकत मत खर्च करो, हम इन किरणों से नहीं छूट सकते। तभी कैक्टिस का ध्यान लाल कमीज की तरफ जाता है। वह तुम्हारे हाथ में क्या है? ये एक कमीज है, लो पहनकर देख लो। कैक्टिस लाल कमीज पहनता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी है, इसे मैं ले लेता हूँ। चाचा चौधरी सांड की ओर देखते हैं। हे सांड देवता, अब तू कोई करतब दिखा। लाल कमीज को देखकर सांड फिर से बौखला जाता है और कैक्टिस को एक जोरदार टक्कर जड़ देता है। हाय, मर गया, बचाओ। कैक्टिस के हाथ से पिस्तौल उछल जाती है और चाचा चौधरी एटम किरणों का पिस्तौल लपक लेता है। और फिर ओहो, एटम किरणों में हमें कैद न करो, हम ज्यादा देर तक पृथ्वी के वातावरण में नहीं रह सकते। तुम हमें छूटने का रास्ता बताओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। पिस्तौल को उल्टा फायर करो। चाचा चौधरी वैसा ही करता है और वो दोनों आजाद हो जाते हैं। चल भाई साबू, चाची ने खाना बना लिया होगा। चाचा चौधरी और जवानी का नुस्खा। एक दिन चाचा चौधरी से मिलने दो बुजुर्ग आए। चाचा जी, हैं? अच्छा हुआ कि आप घर पर ही मिल गए। आप तो मेरे बुजुर्ग हैं, फिर मैं आपका चाचा कैसे हुआ? आप चाचा चौधरी के नाम से इतने मशहूर हो गए हैं कि लोग आपका असली नाम भूल ही गए हैं। सो किस नाम से बुलाएं? अच्छा, अब बताएं, आपकी क्या समस्या है? शहर में एक ठग बूढ़े से जवान होने की दवा बेच रहा है। हमने ये दवा खरीदी, लेकिन जवान नहीं हुए। जब हम उसे दवा वापस करने गए तो उसने ये कहकर कि हमारा दवा इस्तेमाल करने का तरीका गलत था, पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। आप बुजुर्ग होते हुए भी जाल में फंस गए। जवानी का लोभ किसकी अकल पर पर्दा नहीं डाल देता। चाचा चौधरी उन दोनों बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ चल देते हैं। ऐसे तो वो शहर के दूसरे लोगों को भी ठगता फिर रहा होगा, उसे रोकना चाहिए। एक जगह पर, भाइयों, आ गया बुढ़ापे को भगाने वाला, जवानी को लाने वाला ये अजीबोगरीब नुस्खा। एक हत्ता दवा खाओ, जवान हो जाओ। सबूत सामने है, मजबूत दांत और मेरे काले बाल। देखिए, मेरी उम्र 85 वर्ष की है। मैंने ये दवा खाई और मेरे सारे दांत और काले बाल दोबारा आ गए। दवा का सीमित स्टॉक है, जिसे चाहिए
हाथ खड़ा करें। तभी चाचा चौधरी भीड़ के बीच में से बोलते हैं, क्या सबूत है कि तुम्हारी उम्र 85 वर्ष है? ये रहा मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इस पर मेरी जन्म तिथि लिखी है। उम्मीद है अब मूर्खता का कोई प्रश्न नहीं करोगे। अचानक वहां खड़े सारे व्यक्ति चाचा चौधरी को बोलने लगते हैं, अगर तुम्हें दवा नहीं खरीदनी तो बीच में खलल क्यों डालते हो? भाग जाओ। चाचा चौधरी, जनता मेरे खिलाफ हो गई है, ट्रिक नंबर 99 चलनी चाहिए। चाचा चौधरी और ठग, सचमुच तुमने अजीबोगरीब आविष्कार किया है, मुझसे भूल हो गई, तुम्हें इस पर नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए हैं? लेकिन फिलहाल तुम मेरी तरफ से ये डिब्बी कबूल फरमाओ। यह क्या है? सूंघ कर देखो। वह सूंघता है। आहा, सचमुच बड़ी अच्छी खुशबू है। तभी हाँ हाँ हाँ, आछू! और उस ठग के दांत उसके मुंह से निकलकर सड़क पर गिर जाते हैं। ओह, मेरे दांत! दूसरी छींक, आछू! और उसकी विग भी निकलकर सड़क पर गिर जाती है। ओह, मेरी विग! कमबख्त ने नस्वार दे दी। अरे, उसने तो नकली दांत विग लगाए थे। अगर दवाई खाने से जवानी लौट आती तो दुनिया में कोई बूढ़ा न रहता। चाचा चौधरी और रहस्यमयी लड़की। एक दिन सुबह चाचा चौधरी के घर। कहाँ जाते हो? वो आदमी साबू के आगे हाथ जोड़कर बोला, मुझे चाचा चौधरी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अभी बहुत सवेरा है, वो सोकर नहीं उठे। मगर कहा जाता है कि दिन हो या रात चाचा चौधरी से कभी भी मिला जा सकता है। इधर घर के अंदर चाचा चौधरी। अरे कहाँ चल दिए? अभी तो सूरज नहीं निकला। बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं बिनी, शायद कोई मुझसे मिलना चाहता है। इतना कहकर चाचा चौधरी कमरे से बाहर की ओर चल दिए। चाचा चौधरी को देखकर वो व्यक्ति चाचा चौधरी की ओर दौड़ा। चाचा चौधरी, मेरी मदद करो। और वो चाचा चौधरी के पैरों में गिरकर बेहोश हो गया। वह बेहोश हो गया है। चाचा चौधरी ने उस व्यक्ति के मुंह पर पानी के छींटे मारे। वह होश में आ रहा है। उस आदमी के होश में आने पर, ओह, घबराओ नहीं, बताओ क्या हुआ? एक अत्यंत सुंदर लड़की, जैसे कोई अप्सरा आसमान से उतरी हो। मेरा भाई गोकुल उस पर मोहित हो गया। फिर गोकुल मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। ये सुनकर साबू जोर से हंस पड़ा। अच्छी फिल्मी कहानी है। साबू चुप हो जाओ, मुझे पूरी बात सुनने दो। चाचा चौधरी दोबारा उस व्यक्ति से मुखातिब हुए। मुझे पूरी बात बताओ। मैं और मेरा भाई गोकुल दूसरे कस्बे में हाट पर माल बेचने जाते थे। दिन भर माल बेचते और शाम को अपने गांव लौट आते। एक दिन हाट पर नौटंकी आई हुई थी। हम दोनों ने उसे देखने का फैसला किया। नौटंकी देखकर जब लौट रहे थे तो रात अधिक हो चुकी थी। नौटंकी अच्छी थी, हाँ, मगर अब जब रात के अंधेरे में गांव तक पैदल चलना पड़ेगा तो नानी याद आ जाएगी। हम दोनों चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। भाई, क्यों ना हम जंगल में रात काट लें, सवेरे घर चले जाएंगे। ठीक है गोकुल। एक पेड़ के नीचे हम भाइयों ने अपना सामान रखा और सोने की तैयारी करने लगे। तभी सामने के एक पेड़ से आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली और हमने देखा कि एक अत्यंत रूपसी कन्या पेड़ पर बैठी है। क्या डर गए? तुम कौन हो? पेड़ पर क्यों बैठी हो? मैं तरु कन्या हूँ। वो रूपसी कन्या आगे बोली, वर्षों से पेड़ पर इस इंतजार में बैठी हूँ कि कोई नौजवान आए और मुझे उतार कर अपने घर ले जाए। मेरा भाई गोकुल ये सुनकर तुरंत बोल पड़ा,
मैं आता हूँ, तुम्हें पेड़ से उतार कर तुमसे शादी करूंगा। गोकुल, वहां मत जाओ, वह मिर्ग मारीचिका है, एक धोखा है। मुंह में अंधे, मेरे भाई ने एक न सुनी और उस सुंदरी को पाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसकी चीख सुनाई दी और वो लुप्त हो गया। बचाओ! उसके बाद मैं बेतहाशा भागा जब तक कि मैं यहाँ नहीं पहुंच गया। सब्र करो, आज रात हम गोकुल को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। रात को साबू, चाचा चौधरी और वो व्यक्ति, चलो हमें वो जगह बताओ जहां गोकुल विलीन हो गया था। चाचा चौधरी उसी जगह पर जाकर आराम करने लगा कि तभी एक चकाचौंध तेज रोशनी ने उसका ध्यान खींचा। ओह, तेज रोशनी! पेड़ के ऊपर वही रहस्यमय लड़की बैठी हुई थी। तुम? मैं तरु कन्या हूँ, अरसे से इस पेड़ पर बैठी हूँ। जो कोई मुझे पेड़ से उतारेगा उससे मैं शादी करूँगी। तुम बहादुर हो, एक अबला को मुसीबत से बचाओ, मुझे नीचे उतारो। खूबसूरत औरत, कूदो, अपने आप जमीन पर आ जाओगी। इतनी ऊंचाई से अगर मैं कूदी तो क्या मेरी हड्डी पसलियां न टूट जाएंगी? हाँ, तुम अक्लमंद हो। अच्छा, जाकर मैं सीढ़ी लाता हूँ। क्या बेवकूफों से बात करते हो? उधर तुम सीढ़ी लेने गए, इधर कोई दूसरा आकर मुझे ले जाएगा। तुम ठीक कहती हो, एक और रास्ता है तुम्हें नीचे उतारने का। चाचा चौधरी साबू की ओर मुड़कर बोले, साबू, इस पेड़ को उखाड़ दो। साबू ने आगे बढ़कर उस पेड़ को अपनी जकड़ में ले लिया तो तरु कन्या चिल्लाई। साबू ने एक झटके में उस पेड़ को जमीन से उखाड़ दिया। पेड़ के जड़ से उखड़ते ही उसके जड़ के नीचे गहरे गड्ढे में कई इंसान थे। उन इंसानों में से एक गोकुल भी था। भाई गोकुल, हम आजाद हो गए। सभी व्यक्ति अपने अपने घर की ओर चल दिए। सबके जाने के बाद पेड़ का तना खोखला था, जिसे लड़की ने पत्तों से ढक दिया था। जो कोई ऊपर चढ़ता था, खोखले तने से होता हुआ नीचे गड्ढे में गिर जाता था। हैं? लड़की खोखले पेड़ में क्यों नहीं गिरी? इसका जवाब तरु कन्या देगी। दरअसल मैं एक गरीब और अनाथ लड़की थी। मेरे जेवर नकली हैं। राहगीरों को लूटने का मुझे यह आसान तरीका लगा कि मैं तरु कन्या बन जाऊं। जब राहगीर खोखले पेड़ में गिर जाता था तो मैं उसका सामान बटोर कर घर चल देती थी। तरु कन्या आगे बताती है, मैं रात को रस्सी की सीढ़ी से पेड़ की शाख तक चढ़ती थी, फिर रस्सी की सीढ़ी को ऊपर खींच लेती थी। रात का अंधेरा और घने पत्ते रस्सी की सीढ़ी को छुपाने में मदद करते थे। और वो आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी इस टॉर्च की थी। अंधेरे में राहगीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये उपयोगी थी। चाचा चौधरी तरु कन्या से कहते हैं, लूट का सामान वापस कर दो और गोकुल से शादी कर लो, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये सुनकर तरु कन्या खुश हो जाती है। मैं भी यही चाहती हूँ। चाचा चौधरी और चंद्रमुखी पहाड़। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, आज हम चंद्रमुखी पहाड़ पर चढ़ेंगे। चाचा जी, एवरेस्ट पर क्यों ना चढ़े? एवरेस्ट पर कई लोग जा चुके हैं, चंद्रमुखी पहाड़ पर आज तक कोई नहीं गया, इसलिए चंद्रमुखी पहाड़ पर चढ़ने से ज्यादा नाम होगा। इधर गोबर सिंह और धमाका सिंह के कानों में चाचा चौधरी की बात पड़ती है। धमाका सिंह, क्यों न ये यश हम हासिल करें। इस तरह से चंद्रमुखी पहाड़ पर चढ़ने वाले न सिर्फ हम पहले व्यक्ति होंगे, बल्कि ये भी साबित कर देंगे कि चाचा चौधरी को हराया जा सकता है। लेकिन वो तो हमसे आगे निकल गए हैं। हम सड़क का रास्ता कार से तय करेंगे
और उन्हें पीछे छोड़ देंगे। धमाका सिंह और गोबर सिंह कार में निकल जाते हैं। हा हा हा, चौधरी चंद्रमुखी पहाड़ पर मिलना। साबू, चाचा जी इनकी कार उठाकर नदी में फेंक दूं? नहीं साबू, आज देखना है कछुआ हारता है या खरगोश। चंद्रमुखी पहाड़ के पास ऊनी कपड़े पहन ले, पहाड़ की चोटी पर ठंड होगी। इधर गोबर सिंह और धमाका सिंह, देखो पीछे कहीं वो लोग दिखाई दे रहे हैं। दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। हुर्रे! चाचा चौधरी, हमने तुम्हें मात दे दी, तुमसे पहले चोटी पर पहुंच गए। तभी पहाड़ की चोटी पर एक जोरदार धमाका होता है। और गब्बर सिंह और धमाका सिंह हवा में उछलकर नीचे आ गिरते हैं। गोबर सिंह, तुम जिस पहाड़ पर चढ़े थे वो ज्वालामुखी था, चंद्रमुखी पहाड़ ये है। चाचा चौधरी का इंसाफ। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर कुछ लोग लड़ते झगड़ते आए। भीकुदास, तुम झूठे हो। पलटू राम, मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। अरे भाई, क्या बात है? चाचा जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इंसाफ कीजिए। मैं एक दिन जब भीकू दास के घर गया तो ये बड़ी कड़की में था। इसने मुझसे 1000 रुपए उधार लिए। अब 1 महीने बाद जब मैं इससे अपना रुपया वापस मांग रहा हूँ तो ये साफ मुकर रहा है। पलटू राम, तुमने जो 1000 रुपए इसे दिए उसकी कोई रसीद है तुम्हारे पास? उस वक्त मैं और भीकू दास पक्के दोस्त थे, इसलिए मैंने रसीद मांगना मुनासिब नहीं समझा। क्यों भाई भीकू दास, तुम पलटू राम के पैसे क्यों नहीं देते? चाचा जी, राम का नाम लो, मैंने जब पैसे लिए ही नहीं तो दूं कहां से? चाचा चौधरी उनके साथ आई महिला से पूछते हैं। क्यों बहन, सच बोलना, तुम गवाह हो। क्या पलटू राम ने भीकू दास को पैसे दिए थे? नहीं चाचा जी, ये भीकू दास की बीवी है, इसलिए झूठ बोल रही है। मैंने पैसे इसी के सामने दिए थे। मामला तो बड़ा पेचीदा हो गया है। क्या वहां कोई दूसरा मौजूद था? एक तोता, लेकिन वो भी भीकू दास का है। उस तोते को लाओ। अभी लाते हैं। भीकू दास और उसकी बीवी वहां से चल देते हैं। कुछ देर के बाद वो तोते के साथ वापस आते हैं। ये रहा हमारा मिट्ठू राम। चाचा चौधरी मिट्ठू राम से पूछते हैं। मिट्ठू राम, तुम्हारे मालिक तुम्हारी मालकिन से क्या कहते हैं? पलटू राम को मैंने रसीद नहीं दी। मैं पैसे देने से मुकर जाऊंगा। 1000 रुपया हजम। हैं? अब बोलो भीकू दास, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन परिंदा नहीं। मानता हूँ चाचा जी, मैंने पैसे लिए थे। चाचा चौधरी का नौकर और दूध। चाचा चौधरी एक नौकर रखता है। रामू, क्या तू अपनी ईमानदारी का कोई सबूत दे सकता है? हाँ हुजूर, मुझे 10 बार पुलिस ने चोरी के इल्जाम में पकड़ा, परंतु 10 बार कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया। ठीक है, तुम्हारा काम यह है कि रात को सोने से पहले मुझे 1 लीटर गरम दूध पीने के लिए दिया करो। जो हुक्म मालिक। रात को मालिक के 1 लीटर दूध में से 1 पाव निकाल कर मैं पी लेता हूँ और उसमें उतना ही पानी मिला देता हूँ। चाचा चौधरी को क्या पता चलेगा? चाचा चौधरी, अरे रामू, आज दूध कुछ पतला लग रहा है। नहीं मालिक, ये केवल आपका वहम है, दूध बिल्कुल खालिस है। रामू के जाने के बाद जरूर इस रामू के बच्चे ने दूध में पानी मिलाया है। मुझे इसकी चोरी पकड़ने के लिए कुछ करना चाहिए।
दूसरे दिन चाचा चौधरी एक और नौकर रखता है। अरे घीसू, तुम्हारा काम ये है कि तुम मेरे नौकर रामू पर नजर रखो, कहीं वो मेरा दूध खुद तो नहीं पी जाता। रात को घीसू और रामू, लो यार घीसू, एक पाव दूध तुम पियो, एक पाव मैं पीता हूँ, बाकी जो बचेगा उसमें आधा लीटर पानी मिलाकर मालिक का 1 लीटर दूध हम पूरा कर देंगे। वाह चाचा चौधरी, अरे आज तो दूध कल से भी ज्यादा पतला है। नहीं मालिक, ये आपका वहम है, आप घीसू से पूछ सकते हो। रामू ठीक कहता है, दूध बिल्कुल शुद्ध है मालिक। उन दोनों के जाने के बाद लगता है दोनों नौकर बेईमान हो गए हैं। मुझे एक तीसरा नौकर रखना पड़ेगा। तीसरे रोज चाचा चौधरी एक और नौकर रखता है। रुल्दू, तुम्हारा काम ये है कि तुम ये निगरानी रखो कि कहीं मेरे नौकर दूध में पानी तो नहीं मिलाते। अच्छी बात है। उसी रात को घीसू और रुल्दू, आओ मालिक के दूध में से एक एक पाव दूध पी ले, बाकी दूध में 3 पाव पानी मिलाकर 1 लीटर पूरा कर देंगे। ठीक है। अरे आज का दूध तो बिल्कुल गंगा जल है। आप हम पर यूं ही शक करते हैं मालिक, रुल्दू से पूछ लीजिए, मालिक दूध बिल्कुल खालिस है। अब चाचा चौधरी सोच में पड़ गए। कमबख्त, तीनों ही मिल गए हैं, मुझे एक चौथा नौकर रखना पड़ेगा। चौथे रोज चौथा नौकर रखा जाता है। कलवा, तुम्हारा काम यह है कि मेरे तीनों नौकरों पर आंख रखो, कहीं मेरा दूध वो खुद तो नहीं पी जाते। उसी रात को पूरा का पूरा 1 लीटर दूध हम चारों आपस में पाव पाव बांटकर पी लेते हैं। ठीक है। और वो चाचा चौधरी के सोने पर उसके कमरे में जाते हैं। मालिक बिना दूध पिए ही सो गया है, इसकी मूंछ पर थोड़ी मलाई लगा देते हैं। अगली रोज सुबह, कमबख्तों, रात को तुमने मुझे दूध ही नहीं दिया। कौन कहता है आपने दूध नहीं पिया? मूंछों पर लगी मलाई इसका सबूत है मालिक। अब चाचा चौधरी को गुस्सा आ जाता है। अब तो हद ही हो गई है, इन चारों को पकड़ने के लिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रात को, मालिक का दूध तो हम चारों पी गए, कल की तरह अब इसकी मूंछों पर मलाई लगा देते हैं। तभी पीछे से ओ, मैं मरा। वो चारों चाचा चौधरी को देखकर चौंक जाते हैं। अरे मालिक आप, तो फिर वो चारपाई पर कौन सो रहा है? चारपाई पर मैंने अपना पुतला बनाकर लिटा दिया था और खुद तुम चारों की हरकतें देखने के लिए पर्दे के पीछे छुप गया था। मैं तुम सबको बर्खास्त करता हूँ, आगे से मैं अपना काम खुद ही करूंगा, निकल जाओ। वो चारों मुंह लटकाकर वहां से चल देते हैं। चाचा चौधरी, बुजुर्गों ने सच ही कहा है, अपना हाथ जगन्नाथ। चाचा चौधरी और मुर्गी चोर। मुर्गी ने अंडा दे दिया होगा। मैं अभी निकालता हूँ। और दड़बे का दरवाजा खोलते ही वो आदमी चौंक जाता है। हैं? क्या हुआ? क्या अंडा नहीं है? तुम अंडे की बात करती हो, यहाँ मुर्गी ही गायब है। कोई बात नहीं, मैं दूसरी मुर्गी इसमें रख देती हूँ। दूसरे दिन नई मुर्गी ने अंडा दे दिया होगा, चलो। दड़बे को खोलते ही है, वो मुर्गी भी गायब। मैं इसमें तीसरी मुर्गी रख देता हूँ, आखिर हमें अंडे तो चाहिए ही। तीसरे दिन, ओह, वो भी गायब। अब तो हद हो गई, ये मुर्गी चोर हमारा दिवाला निकाल देगा। मैं चाचा चौधरी के पास जाता हूँ। वो आदमी दौड़ा दौड़ा चाचा चौधरी के पास पहुँचता है। चाचा जी, हमारी मदद कीजिए। हर रोज मैं मुर्गी खाने में एक मुर्गी रखता हूँ और वो हर रोज गायब हो जाती है। उसे कौन ले जाता है, ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है।
चाचा चौधरी उस आदमी के साथ चल देते हैं। मनसुख, मुर्गी चोर को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारे घर चलना होगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। रात को, अच्छा अब रात हो गई है, मैं सोता हूँ, तुम भी जाकर आराम करो। लेकिन अगर आज भी हमारी चौथी मुर्गी गायब हो गई तो? बेफिक्र रहो मनसुख, वो चोरी नहीं जाएगी। आधी रात के समय, आहा, रात हो गई है, सब लोग गहरी नींद सो गए होंगे। मुर्गी चुराने का यही मौका है। उस चोर ने झटपट दड़बा खोलकर उसके अंदर हाथ डाल दिया और तभी रॉकेट दड़बे में से निकलकर उस पर झपटा। रॉकेट चोर को दबोच लेता है। बचाओ! वो रहा मुर्गी चोर। मगर चाचा जी, आपने चौथी मुर्गी कहाँ रखी है? चाचा चौधरी दीवार के पास रखी एक टोकरी को उठाते हैं। यहाँ, इस टोकरी के नीचे। चाचा चौधरी और कल्लू का गधा। कल्लू कुम्हार अपने गधे को सरेआम पीट रहा था। अर्र, ठहरो! बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? गधा बड़े काम का जानवर है, दिन भर ढेरों बोझा ढोता है, रात को जहाँ डाल दो पड़कर सो जाता है। चाचा जी, यही तो मुसीबत है, ये गधा बूढ़ा हो गया है, बोझा ढोने के काबिल नहीं रहा। 3 दिन में 5 रुपए की घास खा जाता है। तंग आकर मैं इसे जमुना पार छोड़ाया, लेकिन ये कमबख्त फिर लौट आया। अच्छा कल्लू, अगर तुम इससे तंग आ गए हो तो ये गधा मुझे दे दो। चाचा जी, अगर आप इसे ले जाएं तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। और चाचा चौधरी उस बूढ़े गधे को लेकर चल देते हैं। जाते जाते एक जगह पर बचाओ! 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 अरे, ये कैसा शोर है? क्यों भाई, क्या बात है? दूसरी मंजिल पर मेरे घर में एक डाकू ने अंदर घुसकर मेरी पत्नी और बच्चों को बंदी बना लिया है। उसका कहना है कि 10,000 रुपए दो, नहीं तो वो उन्हें गोली मार देगा। अगर पुलिस को बुलाता हूँ तो भी वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं अभी ऊपर जाकर इस भीमसेनी लट से उसे सबक सिखाता हूँ। ऊपर जाओगे कैसे? उसने सीढ़ियों का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है। तभी चाचा चौधरी की नजर एक पाइप पर पड़ती है। उस पाइप के जरिए ऊपर जाया जा सकता है। चाचा चौधरी अपनी पगड़ी को खोलकर हवा में उछालते हैं। चल मेरी पगड़ी, आज तू अपना करतब दिखा। चाचा चौधरी पगड़ी का एक सिरा गधे से बांध देते हैं और दूसरे सिरे को मजबूती से पकड़कर लटक जाते हैं। शाबाश गधे, जरा थोड़ा और खींच। कुछ ही देर में मैं खिड़की तक पहुंच गया। फ्लैट के अंदर अब और इंतजार करना बेकार है। 5 मिनटों में अगर 10,000 रुपए ना मिले तो मैं सबको भून दूंगा। तभी चाचा चौधरी पीछे से उसे दबोच लेते हैं। ओह, ये कौन कमबख्त आ गया? चाचा चौधरी का जबरदस्त घूसा। ये लो। हाय, मैं मरा। चाचा चौधरी बदमाश की पिस्तौल उसी पर तान देते हैं। जाओ, तुम जाकर दरवाजा खोलो और अपने पति को ऊपर ले आओ। घर का मालिक ऊपर आता है। चाचा जी, आपका धन्यवाद, ये 1,000 रुपए मेरी तरफ से कबूल करें। शुक्रिया, मैं पैसे नहीं लेता। आप चाहें तो मेरे गधे को एक समय घास खिला दें। चाचा चौधरी और घड़ी का रहस्य। राय साहब टोडीमल, अरे रघु, अलमारी से मेरी जापानी घड़ी लाओ। रघु घड़ी लेकर वहां आता है। मैं ले आया हुजूर। राय साहब टोडीमल घड़ी में समय देखते हैं। अभी टाइम है, थोड़ा और आराम कर लिया जाए। वो घड़ी को साइड टेबल पर रख देते हैं। रघु, तुम जा सकते हो, मुझे परेशान ना करना।
और राय साहब को झपकी आ गई। राय साहब के पड़ोसी थे श्री लंबू चोटी। वह सारा दिन अपने ध्यान में ही मगन बैठा करते थे। ध्यान में बैठे हुए लंबू चोटी जी की अचानक चोटी बढ़ने लगी। जय चोटी, अपना करतब दिखाओ। चोटी हवा में चलती हुई राय साहब के साइड टेबल पे पड़ी घड़ी तक पहुंची और उसे लपेटकर वापस लंबू चोटी जी के पास आ गई। आजा आजा। इधर राय साहब की आंख खुली। ओह, नींद लग गई थी। राय साहब ने जैसे ही अपनी घड़ी को नदारद पाया तो वह चौंक पड़े। है मेरी जापानी घड़ी? उन्होंने गुस्से में रघु को आवाज लगाई। रघु, मेरी जापानी घड़ी कहाँ गई? हुजूर, मुझे क्या पता, मैं तो अंदर चला गया था। तो फिर क्या उसे हवा खा गई? इस घर में तेरे मेरे सिवा और है कौन? आधे घंटे में घड़ी ना आई तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर रघु मुंह लटकाए हुए एक तरफ चल पड़ा। लो, बैठे बिठाए मुसीबत आ गई। मैं गरीब कीमती घड़ी कहाँ से लाऊं? चाचा चौधरी के पास ही चलना चाहिए। रघु चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। चाचा जी, राय साहब की घड़ी खो गई है। वह समझते हैं कि वह कीमती घड़ी मैंने ही चुरा ली है। पर तुम तो राय साहब के पुराने व विश्वास पात्र नौकर हो। फिर भी उनको मुझ पर शक है। घर के सहन में कोई आया नहीं। घड़ी गई तो कहाँ गई? रघु, तुम्हारा पड़ोसी कौन है? लंबू चोटी महाराज। वह हमेशा अपने ध्यान में मगन रहते हैं, ना कहीं जाते हैं ना आते हैं। उन पर शक करना फिजूल है। ये सुनकर चाचा चौधरी एक घड़ी रघु की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं। यह लो स्विट्जरलैंड की घड़ी। अपने मालिक को जरा ऊंची आवाज में देना और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। अपना कान इधर लाओ। और चाचा चौधरी उसके कान में कुछ फुसफुसाते हैं। रघु वापस राय साहब के कोठी की ओर चल देता है। जितना चाचा चौधरी विचित्र आदमी है, उतने ही इसके तरीके अजीब हैं। घर पहुंचकर, लीजिए स्विट्जरलैंड की घड़ी। क्या मैं बहरा हूँ? इतना कहकर राय साहब घड़ी को ले लेते हैं और फिर क्यों ना थोड़ा और सो लिया जाए। राय साहब फिर से गहरी नींद में चले जाते हैं। इधर उनके पड़ोसी लंबू चोटी महाराज। सुना था रघु ने राय साहब को एक स्विट्जरलैंड की घड़ी दी है। राय साहब के खर्राटे मैं भी सुन रहा हूँ। चोटी, अपना करतब दिखा। पहले की तरह चोटी फिर से बढ़ने लगती है और राय साहब की साइड टेबल तक पहुंच जाती है। चाचा चौधरी ने कहा था कि जब राय साहब सो जाए तो ये घड़ी उठा लेना और उसकी जगह जलता हुआ दीपक रख लेना। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है और वहां रखे दिए से उसमें आग लग जाती है। लंबू चोटी जी महाराज। हैं, इस बार तो चोटी बड़ी हल्की लौट रही है। क्या स्विट्जरलैंड की घड़ियों में बिल्कुल भी भार नहीं होता? और जैसे ही जलती हुई चोटी लंबू चोटी महाराज जी के सामने आई तो उनके होश फाख्ता हो गए। आग! और उन्होंने दौड़ लगा दी। बचाओ! बताओ, जापानी घड़ी किसने चुराई? मैंने। मेरी तौबा! चाचा चौधरी झटपट एक पानी की बाल्टी लाकर लंबू चोटी महाराज के ऊपर डालते हैं। राय साहब और लंबू चोटी महाराज। राय साहब, लीजिए अपनी जापानी घड़ी। चाचा चौधरी और साबू के बूट। एक दिन चाचा चौधरी बाजार गए। बूट हाउस। कहिए जनाब, मैंने जो आपको स्पेशल बूट बनाने का नाप दिया था, क्या वो तैयार है? बिल्कुल तैयार है चाचा जी। ये लीजिए। पर इतने बड़े जूते आप पहनाएंगे किसे? चाचा चौधरी साबू की ओर इशारा करते हुए कहते हैं। अपने साबू को। और किसे? चल भाई साबू, जरा पहनकर दिखाइए जूते। साबू जूतों को पहनता है। बिल्कुल फिट और आरामदेह है चाचा जी। आओ चलो,
अब घर चलें। रास्ते में चाचा जी, वह लोग बजरी क्यों डाल रहे हैं? अरे सड़क जो बन रही है। तभी चाचा चौधरी की नजर एक रोते हुए आदमी पर पड़ती है। अरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? ये सड़क मैंने आज तक पूरी करने का ठेका लिया था। कल सवेरे ही मंत्री जी की कार यहाँ से गुजरनी है। तारकोल बजरी तो गिर गए, पर इंजन खराब हो गया। मुझ पर जुर्माना होगा। चाचा चौधरी उस आदमी से कहते हैं, ये लो अठन्नी और जाकर चाय पियो। आधे घंटे बाद आना, सड़क तैयार मिलेगी। उस आदमी के जाने के बाद चाचा चौधरी साबू की ओर मुड़ते हैं। चलो भाई साबू, जरा इस एक फरलांग की सड़क पर चहलकदमी करके तो दिखाओ। मैं समझ गया चाचा जी, आपका क्या मतलब है। अभी लो। और साबू उस सड़क पर चलना शुरू कर देता है। वाह, बिल्कुल ठीक। जहाँ जहाँ तुम पाँव रखते हो, तुम्हारे भारी भरकम शरीर से बजरी प्रेस हो रही है। अब जरा मुड़कर इधर आओ, अभी काफी जगह छूटी रह गई है। साबू बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा चाचा चौधरी ने उससे कहा। शाबाश, अब वापस उस सिरे तक जाओ, फिर इधर आओ। कुछ देर इसी तरह इधर उधर चहलकदमी करते रहो, तुम्हारे वजन से सड़क समतल हो जाएगी। साबू उस सड़क पर लगातार चलता है। कुछ देर के बाद, बस साबू, सड़क बहुत बढ़िया तैयार हो गई है। अब तुम घर जाओ और चाची से कहो कि खाना तैयार रखे, मैं अभी आता हूँ। आधे घंटे के बाद वो आदमी वापस लौटता है। अरे चाचा जी, आपने इतनी बढ़िया सड़क कैसे बनाई? हमारे पास अपना रोड रोलर है।